लगारी साहब ने जो पॉइंट उठाया, मजहर साहब, रिश्तेदारियों को लेके, जिस मुल्क में हम रहते हैं सर, यहाँ मैटर तो करती हैं आपस की ताल्लुकदारियां भी, रिश्तेदारियां भी, ये कितनी इफेक्टिव होंगी सर? और दूसरा, ये गिलानी साहब और हफीज शेख का इलेक्शन बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है, ये क्यों हुआ है? और गिलानी साहब कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं आपकी नजर में सर? देखिए, इतनी जो नज़ीर लगारी साहब ने शिजरा खींचा, वो जाहिर है नज़ीर लगारी साहब को ग्रिप है पूरी उस पूरी सियासत पे। लेकिन यहाँ सियासत सिर्फ इन चीज़ों पर नहीं होती कि पंजाब में ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, सारे सारे एक पेज पर कैसे आ गए, इतने आराम से, जो डस्का में इतनी टेंशन, लड़ाई झगड़ा, दोनों तरफ के लोग मारे गए, और उसके बाद एक बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में 5 सीटें तुम ले लो, 5 सीटें तुम ले लो, 1 सीट हमारी हो जाएगी, मसला हल कर दिया उन्होंने पंजाब में 11 सीटों। सर ये वैसे मैंने सवाल पूछना था मजहर साहब, ये मैंने लिख के रखा हुआ था स्पेशली, यकीन मानिए शाम से, कि यह बात मैंने आपसे पूछनी, हालांकि आपका पंजाब से नहीं ताल्लुक, लेकिन मुझे पता है कि आपको सारी सूरत हाल अपडेट है कि क्या हुआ था, तो आप बता दीजिए क्या हुआ सर। देखिए, हुआ ये कि जो ज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब थे, उन्होंने सबसे पहले जो हमारे सारे दोस्त हैं जिनको हम सब जानते हैं, उनसे कहा कि भाई ये फार्मूला है, अगर इस फार्मूले को पे अप्लाई नहीं करते आप, तो इस चीज़ का इम्कान है कि पीटीआई के लोग भी टूट जाएं, इस चीज़ का इम्कान है कि नून लीग के लोग भी शायद टूट जाएं, क्योंकि पैसे बहुत सारे लोग लेकर आए हुए हैं और बहुत सारे पैसे लेकर आए हुए हैं। और उन्होंने कहा कि अगर अगर इस फॉर्मूले पे आप एग्री करते हैं, तो फिर सबसे पहले इमरान खान की उस पर जो है वो तायद उसको हासिल होनी चाहिए, उसके बाद मैं ये बात आगे बढ़ाऊंगा। जब इमरान खान की तायद आ गई, उसके बाद उन्होंने नून लीग वालों से बात की, मरियम नवाज साहिबा की कुछ रिजर्वेशंस थी, लेकिन अल्टीमेटली जब उन्होंने मुस्लिम लीग के एमपीएस से बात की, तो मुस्लिम लीग नून के एमपीएस को ये फार्मूला पसंद आया। जब पीटीआई के एमपीए से बात की और उनको ये बताया गया, तो उनको भी ये फार्मूला पसंद आया, क्योंकि खतरा यही था कि कहीं एक आध सीट इधर से उधर ना हो जाए। जाहिर है एक आधी सीट होती है इधर से उधर, लिहाजा वो सबको फार्मूला इस लिहाज से पसंद आया कि लूज करने से बेहतर है कि अगर मैच को ड्रॉ कर लिया जाए। तो ये एक तरीके से इंडिविजुअली परवेज इलाही साहब की एफर्ट है या किसी थर्ड पार्टी ने एफर्ट करवाई है सर? मैंने आपसे शुरू में ये बात की थी कि उन्होंने सबसे पहले थर्ड पार्टी से बात की कि ये तरीका है, क्योंकि पैसा जब चल जाएगा और सीक्रेट बैलेट होगी, तो आप कुछ नहीं कह सकते कौन सा खेल कहाँ से खेला है। एग्जैक्टली यही चीज सिंध में होने जा रही है। सिंध में प्रॉब्लम यह आ रही है कि पीटीआई के कोई 3 एमपीएस डाउटफुल हैं, एमक्यूएम के कोई 3 एमपीएस डाउटफुल हैं, जीडीए जो है वो जीडीए के लोग टूट सकते हैं। जरदारी साहब का टारगेट ये है कि उनके 6 वैसे सेनेटर बनते हैं, लेकिन अगर 8 सेनेटर आ जाएं तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन अच्छा, ये सिंध में ये फार्मूला पंजाब वाला 3 मार्च से पहले इंप्लीमेंट हो सकता है? नहीं, सिंध में वो ये फार्मूला नहीं आ रहा, सिंध में ये फार्मूला बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हफीज शेख इलेक्शन जीत जाएंगे। हफीज शेख इलेक्शन जीत जाएंगे? जी। नहीं तो ये सारी जो परसेप्शन डेवलप हुई है कि गिलानी साहब एक बड़े उसके बाद एक चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होना है। चेयरमैन सेनेट में जो है वो जो हुक्मरान जमात है उसको थोड़ा सी प्रॉब्लम है, क्योंकि बलूचिस्तान अनप्रेडिक्टेबल है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल एक आध जो है वो है कि अपोजिशन की सीटें निकलेंगी ऐसी कि जो अपसेट हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में। तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में अगर अपसेट हो जाता है, और पंजाब में ऑलरेडी उनको उनकी मतलूबा मिल गई हैं, तो अपोजिशन की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, चाहे गिलानी जीते या हारे। राजा अमरवाज साहब, वार्म वेलकम इन शो। सर, बात सेनेट इलेक्शन में करनी है, लेकिन आपसे गुफ्तगू होते होते मुझे इमरान खान साहब के, आज भी उन्होंने जब बात कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि 10 साल अंधेरे के साल हैं, नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का पीरियड है। वो जो मुशर्रफ साहब वाला दौर है उसका वो तज़किरा नहीं करते कि उस दौर में ना करप्शन हुई, ना कोई मुल्क में कोई ऐसा काम हुआ जिसने इस कौम को नुकसान पहुंचाया हो। सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ ही क्यों टारगेट पे होते हैं इमरान खान साहब के? सर देखिए, मुशर्रफ साहब का असूलन तो उनको 99 से शुरू करना चाहिए कि जब कू होता है, और उसके बाद उनको जिक्र ज़रूर करना चाहिए। मुशर्रफ साहब की एक बड़ी
जो ज़बरदस्त काम वो करके गए हैं, जो NRO दे गए हैं, उसका जिक्र तो कम से कम खान साहब को कर देना चाहिए कि वो जो NRO इस अंदाज में दिया गया कि वापस दोबारा से इन लोगों को लाया गया जिन्हें सजाई हुई थी, चाहे वो सारे महल में हुई थी, चाहे वो हुदैबिया के केसेस थे, चाहे मियाँ साहब के सऊदी अरब में वो गए हुए थे, सेटलमेंट थी, तो ये मुशर्रफ का जिक्र कम से कम बनता था कि इमरान खान साहब करते हैं। बाकी 10 साला दौर हो या 30 साला दौर हो, ये जो पाकिस्तान जिस बहरान से गुजर रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि ये उसी के नतायज हैं कि आप IMF के इतने अंडर डेप्थ चले गए हैं, आपके मुल्क में इतने इश्यूज़ हो गए हैं, पॉलिटिकल सिस्टम आपका कोलैप्स करता जा रहा है। हमारे अदारों की जो हालत हमने देखी इन 10 सालों में, वो अदालत हमें मुख्तलिफ गाए बगाए ना सिर्फ आवाम को पता चला, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से नज़र आई। तो अब बात यह है कि अब इस रिटोरिक को इनको असूली तौर पे ख़त्म करना चाहिए कि 10 साल उनके डार्क एज था या जो कुछ भी था, आप अपने 2.5 साल और जो अगले 2.5 साल आपके हैं उसमें बताइए कि आपने किस अंदाज में गवर्नेंस की है, आपने किस अंदाज में कौन से लोग आप सामने लेके आए हैं, आप तनकीद की बजाय परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस करके दिखाइए। सेनेट इलेक्शन पे आते हैं। ज़मनी इंतखाबात में PTI को वो सक्सेस नहीं मिली जिसकी PTI खुद तवक्को कर रही थी, या आप जैसे बहुत सारे दोस्त तवक्को कर रहे थे। क्या सेनेट इलेक्शन में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि सरप्राइज हो जाए कि PTI को मतलूबा नंबर्स ही ना मिले? सर देखिए, मुझे तो बिल्कुल ये जो रिजल्ट्स आए हैं, इससे खासकर हमारे चंद मीडिया के एंकर्स जैसे आप हैं, इन्हें काफ़ी खुशी हो रही है कि जनाब बड़ा अच्छा हुआ वो रिजल्ट्स। देखिए, अगर स्ट्रांग हो रही है तो हमें खुशी होगी। बिल्कुल आपको खुशी हो रही है, लेकिन आप ये देखिए कि PTI ने जो वोट्स लिए हैं वो उनके वोटों का तनासब जो उनसे है, वो जो पिछले इलेक्शंस थे उससे उन्होंने काफी जो जीते हैं ना राजा आमिर अब्बास साहब, उनका तनासब भी पिछले इलेक्शन से ज्यादा है। नहीं, आप फिगर्स में देखिए ना, फिगर्स में देख रहा हूं ना, रेशो को देख लीजिए। रेशो को अगर आप देखते हैं, अगर मानसरा का इलेक्शन PTI हार जाएगी तो मैं PTI की परफॉर्मेंस पे बात करूंगा ना। ऑब्वियसली उनके हारने की वजूहात उनको समझ आनी चाहिए। इट्स अ लेसन फॉर देम कि जनाब जब सियासत कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को चला रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर की जो जोड़ तोड़ होती है, अब इमरान खान को समझना चाहिए कि अपनी पार्टी को किस तरीके से बरकरार रखना है, किस तरीके से पार्टी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ये किसी एक पार्टी में नहीं होते। हम खुद एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, तो हर पार्टी में होते हैं, लेकिन उसको बैठ के कवर किया जाता है। कुछ ऐसे पॉलिटिशियन सीनियर होते हैं पार्टी के अंदर जो कंट्रोल करते हैं। एनी हाउ, तो ये इससे इनको अफेक्ट ये हो सकता है कि इनके जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उसको मैं समझता हूँ कि एक जो मॉरली थोड़ा सा सेटबैक मिलेगा, ख़ासकर अगर अब ये जो सीट है ये भी चली गई सेनेट इलेक्शंस के बाद वाली, इनकी एक नंबर तो इसमें घट जाएगा। और इनके जो आप इससे वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि डस्का वाली सीट में सुप्रीम कोर्ट जाने का एक मकसद ये भी है कि वो अपनी अगर इसको 20 पोलिंग्स को बहाल करा लेते हैं इलेक्शन से पहले या कोई इस किस्म का, तो एक सीट का इनको नुकसान हुआ है। एनी हाउ, इलेक्शंस जोन से हैं जो सेनेट के हैं वो मोस्टली अब डिपेंड करेंगे। मंडे को अगर फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा कि वो क्या इसमें डिसीजन। गॉट द पॉइंट। लगारी साहब, मैं सेनेट इलेक्शन पे हूँ, सिंध पर आपकी बड़ी गहरी नजर है, क्या सिंध में कोई बड़ा अपसेट हो सकता है? गिलानी साहब भी GDA से मुलाकातें कर रहे हैं, जरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दीजिएगा। दूसरा, PTI का जो अपना वहां पे प्रोविंशियल वोट बैंक बनता है, क्या वो सारा सपोर्ट करेगा PTI को? क्योंकि लियाकत जतोई साहब का भी एक चैप्टर है, फिर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के खिलाफ भी वहां के PTI के लोगों ने लिख के वज़ीर-ए-आज़म को भेज दिया है, तो लगता है काफी इख्तलाफात पाए जाते हैं सिंध के अंदर। सर, वो तो सारी बातें बहुत खुली हुई है ना। फैसल वाडा के बारे में जो पूरी की पूरी पार्टी एक तरफ हो गई और कहा कि जनाब ये कहाँ इनको ला रहे हैं, आप ला रहे हैं, ये क्या करेंगे। और उनके बाद उनसे तो पूरी PTI को, जो PTI है, कराची शहर की PTI है, उनको तो उनकी शिकायत हैं, और इतनी शिकायत हैं कि आप काम बात लगा दें। तो एक तो ये है, और वो सैफुल्लाह तो डिस्क्वालीफाई हो गए जो उनके महबूब नजर थे, जिनको ये लाए थे बहुत प्यार से और इनको टिकट से नवाजा गया था। एक ठेकेदार जो बिजनेस करता था, हो सकता है कि वो सिंध का ATM बनता, लेकिन वो नहीं बन सकेगा शायद, क्योंकि उनके कागजात जो हैं वो नहीं कबूल हुए। लेकिन फैसल वाडा साहब जो हैं, उनके कागजात अगरचे मंजूर हुए, उसके बाद भी उनको बुलाया गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में PTI के अरकान जो हैं वो खुद कौमी और सूबाई असम्बली के, वो बहुत शशो पंज में हैं, कराची शहर में भी। अब उनके लिए अगर सियासत को मुस्तकिल आगे जारी रखना है और PTI को सस्टेन करना है, तो उन्हें बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और बड़े फैसले क्या हो सकते हैं वो खुद देखेंगे।
अब दूसरी तरफ एमक्यूएम है, एमक्यूएम ने भी अपने आप को स्टैंड किया हुआ है और बड़े बहुत ही बड़े कैंडिडेट उतारे गए हैं। तो एमक्यूएम क्या करेगी? शहर से अपने आप को दस्तबरदार कराने के लिए तैयार होगी या शहर में अपने आप को रिटेन करेगी? ये सारी सूरत हाल हमें देखनी होगी। पीपल्स पार्टी के पास अपनी सीटें हैं। जीडीए का जहां तक मामला है, हमें एक दो चीजों को जरूर देखना होगा कि पीर पगारा और यूसुफ रजा गिलानी सगे खालाजाद भाई हैं। पीर पगारा के छोटे भाई जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी के समधी हैं। पीर पगारा के छोटे भाई यूनुस साईं की जो पीर सदरुद्दीन शाह राशदी हैं, उनकी साहबजादी जो है यूसुफ रजा गिलानी की बहू हैं। और यूसुफ रजा गिलानी के और भी बहुत से रिश्ते हैं, जिस तरह से कि जहांगीर